नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आदिकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ध्यान से देखने पर आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही देने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन विद्वानों ने कैसे किया है। ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण किया गया है मान्य है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो काल विभाजन है वो है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। देखते हैं कि हम हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल दूसरा है जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, तीसरा भाग है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही जो विभाजन किया गया है वो मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो समय निर्धारित किया है वो है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक का समय आदिकाल के लिए, और संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक का समय पूर्व मध्यकाल के लिए, और उत्तर मध्यकाल का समय है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक का। आधुनिक काल का समय दिया है संवत 1900 से अब तक का समय। दोस्तों, आदिकाल के नामकरण पर कई विद्वानों में मतभेद है और बहुत सारे नामकरण आदिकाल को दिए गए हैं। किसी ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्रबंधु। प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। सिद्ध सामंत कहने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन जी। वीर गाथा काल कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आदिकाल जो ज़्यादातर लोगों को मान्य है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। बीज वपन काल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर काल आदिकाल का नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों, इन्हीं में से प्रश्न बनकर आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि आदिकाल नामकरण किसने दिया, सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया आदिकाल का, आरंभिक काल नाम किसने दिया, बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो आपको ये सभी नाम और इनको देने वाले विद्वानों के नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से याद कीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। अगला है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? सभी प्रवृत्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि सभी कवि अपने राजाओं के आश्रय पर निर्भर होते थे। राजाओं की प्रशंसा करने पर ही उन्हें पैसे मिलते थे, अनुदान मिलता था, जिस पर वो अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा है ऐतिहासिकता का अभाव। विद्वानों की जो ये रचनाएं हैं इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है और कल्पना के कारण तथ्य जो हैं वो फीके पड़ गए हैं या मिल ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा है अप्रमाणिक रचनाएं। रचनाओं की प्रामाणिकता पर भी संदेह है, क्योंकि उनके लिए सही तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं। चौथा है संकुचित राष्ट्रीयता। इस समय की जो आदिकाल के समय की जो राष्ट्रीयता थी वो संकुचित थी। संकुचित कैसे थी कि जितने भी राजा महाराजा थे वो सिर्फ अपने राज्य को ही अपना देश समझते थे, दूसरे राज्य के राजाओं को अपना दुश्मन समझते थे। तो वो अपनी देशभक्ति सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रखते थे। अगला है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। क्योंकि इनमें युद्धों का वर्णन होता था इसलिए वीर रस की प्रधानता ज़्यादा थी, और राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी। अगला है युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्ण चित्रण। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जितने भी कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, और जब भी युद्ध होते थे वे राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे, और अपनी आंखों से युद्ध देखने के कारण उनके जो चित्रण थे वो सजीव और सुंदर थे। अगली है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। अगला है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग इन रचनाओं में किया गया है। आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इस तरफ हम कवियों के नाम दे रहे हैं और उस तरफ रचनाएं।
सबसे पहले कवि हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो। इनकी रचना जो है खुमान रासो वो 1729 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला कवि चंद्रवरदाय जी हैं, जिनको हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाती है। ये भी प्रश्न आता है। ब्रिज भाषा में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना जो है वो 1343 ईस्वी में हुई है। नरपति नाहलह की रचना है विसलदेव रासो, जो 1212 ईस्वी में लिखी गई। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। अगला है शांगधर की रचना है हम्मीर रासो, जो 1357 ईस्वी में लिखी गई थी। नल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो। विद्यापति की रचनाएं भी बहुत बार पूछी गई हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली और लिखनावली। सरहपाक जो है वो हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। ये प्रश्न भी आता है। दोहा कोश इनकी रचना है। अगले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौंचर्यु, रिटनेमीचर्यु और अरिष्टनेमी चरित, जो रिटनेमीचर्यु का ही नाम है। केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। विजय सेन सूरी की है रेवंत गिरी रास। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, या जिसे संदेश रासक जो है वो एक विरह काव्य है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संदेश रासक किस तरह का काव्य है, तो क्या उत्तर होगा विरह काव्य। कुशल लाभ की रचना है ढोला मारूरा दुहा। ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे अगली जो वीडियो होगी वो हमारे आदिकाल से ही संबंधित होगी, जिसमें हम नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितनी भी हमारी और बची कुछ जानकारी है वो अगले वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।